हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होना है वो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था फिजन के बारे में, उसको क्लासीफाई किया था मैंने फिजन को टू कैटेगरी में, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। और आज आप इन दोनों में एक डिफरेंस थोड़ा सा समझ सकते हैं। इवन मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से सुन लें तो आपके क्लियर हो जाएगा। वन बाई वन आप सुन सकते हैं और जो लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं साथ के साथ। एक साइड आप बाइनरी फिजन कर लीजिए, एक साइड मल्टीपल फिजन कर लीजिए, बीच में आप एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि डिफरेंस हम कर रहे हैं और डिफरेंस को ऑलवेज बीच में लाइन खींच करके आप करें, यही तरीका होता है। तो बाइनरी फिजन की बात करूं मैं, तो बाइनरी फिजन के अंदर देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम सिंगल पेरेंटल इंडिविजुअल्स, ये बात आप लिख सकते हैं। मल्टीपल फिजन में आप लिख सकते हैं कि देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स या मेनी डॉटर सेल्स। क्लियर, ये मल्टीपल फिजन हो गया। बाइनरी फिजन में दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स ओनली वंस। क्लियर, इधर आप मल्टीपल फिजन में लिख सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स रिपीटली डिवाइड करता है। क्लियर, थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते हैं बाइनरी फिजन में कि इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन ऑलवेज फेवरेबल कंडीशन में होता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है, जनरली इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्लियर, इधर आप मल्टीपल फिजन में लिख सकते हैं कि टेक्स प्लेस इन बोथ फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशंस, दोनों के अंदर ही हो सकता है। और इसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल ये याद रख सकते हैं कि मल्टीपल फिजन फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जांपल है और अमीबा इसका बेस्ट एग्जांपल है अनफेवरेबल कंडीशंस में। आपकी बात क्लियर हो रही है ना। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मल्टीपल फिजन दोनों तरीके की कंडीशंस में होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी और फेवरेबल कंडीशंस में भी। और मैंने आपको एग्जांपल दिए थे मल्टीपल फिजन के, प्लाज्मोडियम और अमीबा। तो प्लाज्मोडियम ये फेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल डिवीजन करता है, ठीक है, मल्टीपल फिजन करता है। और उसके बाद अमीबा ये अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन करता है। क्लियर, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा की बॉडी के अराउंड 3 वॉल लेयर इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट, दैट इज ए प्रोटेक्टिव सीथ। इसका साइटोप्लाज्म श्रिंक होता चला जाता है एंड फाइनली न्यूक्लियाई डिवाइड्स रिपीटली and give rise to many daughter nuclei, and as a result of which multiple daughter cells are formed. Clear? इसके बाद अगला डिफरेंस आप लिख सकते हैं बाइनरी फिजन के केस में कि यहाँ पर पेरेंटल बॉडी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है ना। आफ्टर द डिवीजन parental body does not exist, means no residue is formed. इधर मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि रेजिड्यू इज लेफ्ट, सम रेजिड्यू इज लेफ्ट। जैसे कि प्लाज्मोडियम के केस में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो सिस्ट है वो रप्चर्ड होती है, तो सम रेजिड्यू इज लेफ्ट। और नेक्स्ट आप यहाँ पे एक बात और देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन में कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, और इधर मल्टीपल फिजन में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। और नेक्स्ट आप एग्जांपल लिख सकते हैं दोनों के केस में। तो बाइनरी फिजन में आप देख सकते हैं कि इट इज द कॉमन मेथड दैट इज फाउंड इन द प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया। क्लियर, और प्रोटोजोन्स में मैंने बता दिया है आपको कि ये अमीबा के अंदर भी मिलता है, पैरामीशियम के अंदर भी मिलता है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल इनके दे सकते हैं। इधर मल्टीपल फिजन में मैंने आपको प्लाज्मोडियम एक एग्जाम्पल बताया था, है ना, और इसका एक और साथी है मोनोसिस्टिस। ये दोनों स्पोरोजोन्स हैं
क्लियर। और अमीबा जो अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन करता है। क्लियर, आपकी बात क्लियर हो रही है। इसके बाद बडिंग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड है बडिंग, बडिंग क्या है कि इट इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच daughter organism in which daughter organism is formed from a single parent, from a single parental cell through which parental cell through bud formation। क्लियर। एक्चुअली में क्या है कि जो पेरेंटल सेल होती है मैच्योरिटी पर वो एक स्मॉल प्रोजेक्शन अपनी बॉडी से अराइज करती है ना। एंड दिस स्मॉल प्रोजेक्शन is called as bud and finally it undergo growth and development and give rise to new body। क्लियर। अब इस बडिंग को हम देख सकते हैं, काफी इसके एग्जाम्पल हैं और बडिंग को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अब ये यहां पर क्लासिफाई किया गया है बडिंग को, वो इस बेस पर किया गया है कि जो बड है पेरेंटल बॉडी के आउटर साइड से अराइज हो रही है या पेरेंटल बॉडी के इनसाइड डेवलप हो रही है, इस बात के पर हमें डिस्कस करना है। क्लियर। तो यहाँ पर 2 तरीके की बडिंग देखने को मिलती है, एक एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है। इस बडिंग में क्या होता है कि बड अराइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ पेरेंटल बॉडी। बड यहां कहां से निकलती है? आउटर सरफेस से। और इस टाइप की जो बडिंग है ना, इट इज कॉमनली सीन इन द केस ऑफ हाइड्रा एंड इन द केस ऑफ यीस्ट। माने इस टाइप की जो बडिंग है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में दोनों में देखने को मिलती है। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल यहाँ पर हम यीस्ट लिख सकते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली सैकेरोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो क्या है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। क्लियर। तो ये एक्सोजीनियस बडिंग है। और इस बडिंग में आप देखो कॉमनली आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक सिंपल आपको डायग्राम बता रहा हूं कि ये हाइड्रा है, these are the tentacles and from here its outer side a small projection arise and that small projection is called as what? बड। ये बड निकलती है। क्लियर। ये सिंपल सिलेंट्रेट है हाइड्रा, है ना। और आप देख रहे हैं ऊपर इसका हाइपोस्टोम है, मीन्स माउथ है, टेंटेकल्स हैं और ये बड यहाँ से अराइज होती है। तो ये बॉडी के क्या है? आउटसाइड डेवलप हो रही है। क्लियर। आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है। एंड फाइनली होता क्या है कि दिस बड इनलार्जेस, फाइनली दिस बड enlarge bud।
ठीक है, तो ये हाइड्रा की बॉडी है और यहाँ पर हम केवल उसी बर्ड को ही शो कर रहे हैं क्योंकि बाकी इसकी जरूरत नहीं है ना। इसके बाद में फिर क्या होगा कि दिस बर्ड अंडरगो growth and development and give rise to baby hydra and give rise to that is baby hydra, है ना। and finally this baby hydra detached from the parent body, detached from the parent body, detached from the parental body and become young. क्लियर। तो इस तरीके की ये बडिंग आप देख सकते हैं हाइड्रा के केस में, और इधर आप यीस्ट के केस में भी बडिंग को देख सकते हैं। क्लियर। यीस्ट के केस में देख सकते हैं आप, तो यीस्ट यूनिसेल्युलर फंगस है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पेरेंटल सेल है मैच्योरिटी पर एंटीरियर एंड से एक स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप करती है, और इस स्मॉल प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। फाइनली unicellular fungus, that is the yeast, and it is the nucleus, its cytoplasm and different type of cell organelles are present in their cytoplasm. A small projection that is called as bud, ठीक है। After that this nucleus become enlarged and bud slowly increasing, and this nucleus divides, that is the cytoplasm and its vacuole. Various type of cell organelles are suspended, and finally this bud enlarge in size and nucleus becomes separated. That is the cytoplasm. This one is the vacuole. Various type of cell organelles are suspended in their cytoplasm. तो इस तरीके से फाइनली जो ग्रोइंग बर्ड है इट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। एंड समटाइम ए चेन ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन द केस ऑफ यीस्ट। तो ये क्या है, पेरेंटल यीस्ट है, पेरेंटल सेल, है ना। एंड फाइनली ये बर्ड्स enlarge बर्ड। क्लियर। और कई बार ये होता है कि यहाँ बर्ड्स की एक चेन डेवलप होती चली जाती है, और ईस्ट में ऐसा कॉमनली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये क्या है, बडिंग प्रोसेस है। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं वही सेल डिवीजन की दोनों प्रोसेस पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो इस तरीके से आप बडिंग को देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद दूसरा टाइप है एंडोजीनियस बडिंग। Endogenous budding commonly arise in the case of
स्पॉन्जेस, ठीक है। और स्पॉन्जेस में भी स्पेशली स्पॉन्जिला के केस में ये देखा गया है कि स्पॉन्जिला के अंदर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग unfavorable condition, a internal bud develop and that internal bud is called as gamule, and that internal bud is called as gamule. तो सेकंड जो टाइप है एंडोजीनस बडिंग, ठीक है। तो इस टाइप की बडिंग में क्या है, bud develop inside the parent body. Such type of bud is known as internal bud और गैम्यूल्स एंड गैम्यूल्स, क्लियर। और इस तरीके की जो बड है एक इसमें देखने को मिलती है स्पॉन्जेस के अंदर, क्लियर। और स्पॉन्जेस में भी स्पेशल एग्जांपल है स्पॉन्जिला। व्हाट? स्पॉन्जिला विच इज ए फ्रेश वाटर, विच इज ए fresh water sponges, fresh water sponges, not marine water sponges, क्लियर। तो यहाँ आप स्पॉन्जिला के केस में इस तरीके की बड देखने को मिलती है और ये बड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस डेवलप होती है, क्लियर। उस ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है वो इसी बड के पास होता है क्योंकि इस बड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की अनडिफरेंशिएटेड सेल एग्जिस्ट करती हैं एंड दिस सेल आर नोन एज आर्कियोसाइट्स, ठीक है। फाइनली दीज आर्कियोसाइट्स स्टोर्ड इन ए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, है ना, एंड इट्स ओपनिंग इज नोन एज व्हाट? इट्स ओपनिंग इज नोन एज, देखो इस तरीके से ये एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? सोचा आपने, माइक्रोपायल, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, क्लियर। इसके बाद इस इंटरनल बड्स की ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है। अब इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में यहां पे जो आप देख सकते हैं, यहां ये ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दीज सेल्स आर नॉन एज आर्कियोसाइट्स। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। स्पंजेस के केस में क्या है कि ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। दीज सेल्स कम आउट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर थ्रू माइक्रोपाइल, तो दैट इज द ओपनिंग, माइक्रोपाइल। इसके थ्रू ये बाहर आती हैं एंड गिव राइज टू न्यू स्पॉन्जेस, ठीक है। इसके बाद आप ये जनरली जब स्पॉन्जेस हैं तो इनकी जो बॉडी है वो वेरियस टाइप के स्पिक्यूल से मिलकर के बनती है। तो आप यहाँ पर आउटर वॉल में डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स दिखा सकते हैं आप, ठीक है। इस स्पिक्यूल्स जो एक स्केलेटन स्पॉन्जेस को प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर। तो ये क्या है? स्पिक्यूल्स हैं। And these specialized cells that develop inside a flask shape structure and these are called archaeocytes. Archaeocytes, मेरी बात समझ रहे हैं ना?
ठीक है, तो ये आर्कियोसाइट्स का यहाँ पे क्या मिलता है कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दिस सेल्स कम आउट थ्रू माइक्रोपाइल एंड गिव राइज टू न्यू स्पॉन्जेस। क्लियर? तो आर्कियोसाइट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इस तरीके से ये बडिंग आपको देखने को मिलती है और इसके दो टाइप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ गैम्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ गैम्यूल। और ये इंटरनल बर्ड्स किसमें देखने को मिलती है? स्पॉन्जिला में, जो कि क्या है? एक फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है। तो इस तरीके से बडिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में मैं रीजनरेशन की बात कर लेता हूं। ठीक है, रीजनरेशन की बात, तो नेक्स्ट आप मेथड डाल सकते हैं रीजनरेशन। क्लियर? तो थर्ड मेथड यहां पे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कर सकते हैं। क्या? रीजनरेशन। रीजनरेशन एज द नेम इंडिकेट, जनरली इस फिनोमेना के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो इंजर्ड पार्ट है उसकी रीग्रोथ होना है ना, तो इट इज ए फिनोमेना इन विच देयर अकर रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज रीजनरेशन। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो नेक्स्ट जो मेथड है रीजनरेशन। रीजनरेशन, और रीजनरेशन में क्या है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी इन विच देयर अकर रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर? बॉडी के जो इंजर्ड पार्ट है, ठीक है, वो दोबारा से बिल्डअप होता है, रिपेयर होता है, रीगेन उसका होता है रीजनरेशन में। हालांकि रीजनरेशन को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो अब्राहम ट्रेम्बले ने किया था। अब्राहम ट्रेम्बले किसमें? हाइड्रा में। तो आप लिख सकते हैं कि रीजनरेशन discovered by Abraham Tremblay in Hydra। किसके अंदर? इन हाइड्रा। हाइड्रा में अब्राहम ट्रेम्बले ने सबसे पहले रीजनरेशन को डिस्कवर किया था। और ये रीजनरेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स। Regeneration is of two types. Number one, morphallaxis, and number two, epimorphosis। epimorphosis। क्लियर? अब इन दोनों फिनोमेना को आपको समझना है। ठीक है, अब इन मॉर्फोलैक्सिस द होल बॉडी ग्रोज फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स। क्लियर? मीन्स मॉर्फोलैक्सिस is a phenomena in which whole body grows from a small fragments। means यहां पर whole body grows from a small fragments। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि मॉर्फोलैक्सिस के केस में जो ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी है, माने कंप्लीट बॉडी है, वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट से क्या है? डेवलप हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना? तो एक तरीके की टोटीपोटेंसी
यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस टाइप का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस के केस में, हाइड्रा के केस में, ठीक है। मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन किसमें देखने को मिलता है? हाइड्रा में, स्पॉन्जेस में, प्लैनेरिया ऑल्सो, प्लैनेरिया जो कि काफी स्टडीड फ्लैटवॉर्म है। प्लैटीहेल्मिन्थी इसका मेंबर है। तो ये मॉर्फोलेक्सिस का एग्जांपल हो गया। अब एपीमॉर्फोसिस क्या है कि एपीमॉर्फोसिस, एपी मींस अपॉन, ठीक है, मतलब कोई भी पार्ट है, यदि उस पार्ट में इंजुरी हुई है, ठीक है ना, इंजुरी हो गई है उस पार्ट में और वो वहां से थोड़ा सा क्या है, उसका मास या सरफेस वहां से थोड़ा हट गया है, लूज हो गया है, तो वो रीबिल्ड अप होना है ना। तो एपीमॉर्फोसिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, है ना। तो एपीमॉर्फोसिस क्या है एक्चुअली में? इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, क्लियर। और इस तरीके का जो रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है कहाँ? वॉल लिजर्ड के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? वॉल लिजर्ड में। ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजर्ड, ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजर्ड, दैट इज हेमीडैक्टाइलस, क्लियर है ना। आपने जनरली लिजर्ड के साथ देखा होगा, है ना। और इसके लिए जनरली क्या है कि जब ये थ्रेट कंडीशन में होती है, ठीक है, थ्रेटेंड कंडीशन में होती है, तो ये अपनी टेल को लूज कर देती है अपने प्रेडेटर को पागल बनाने के लिए, है ना। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या? ऑटोटोमी। क्या बोलते हैं? ऑटोटोमी। मतलब क्या है कि द कास्टिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म अंडर थ्रेट, क्लियर। तो ये ऑटोटोमी है। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में? ऑटोटोमी। और अंडर फियर की कंडीशन में कुछ एनिमल्स अपने प्रेडेटर को फियर में लाने के लिए, है ना, उसको पागल बनाने के लिए इस तरीके का फिनोमेना शो करते हैं, जिससे प्रेडेटर भी थोड़ा सा फियर में आ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वॉल लिजर्ड में जब ये अपनी टेल को लूज करती है तो वो वाइब्रेट करती है टेल, है ना। तो प्रेडेटर तो ऐसे ही घबरा जाता है, अरे ये क्या हो रहा भाई, है ना। और इसी टाइम में वो वहाँ से क्या है, भाग जाती है। तो ये क्या है? ऑटोटोमी है। तो इस तरीके से आप रीजनरेशन को देख सकते हैं। इवन आपको पता है कि रीजनरेशन तो बड़ा कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, सभी ऑर्गेनिज्म में ये होता है। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म का सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, वहाँ ये जनरली एग्जिस्ट करता है। इवन हमारी बॉडी में भी क्या है, रीजनरेशन चलता रहता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये रीजनरेशन फिनिश हो जाता है। और नेक्स्ट में बात करूं फ्रेगमेंटेशन की तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। और एक बात और आप ध्यान से सुने कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने ये सुनने में आया है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अब ये पेपर पोस्टपोन्ड होना है, तो पोस्टपोन्ड का आप अपने मन में कोई कंसेप्ट ना रखें, ठीक है। 26 जुलाई आपकी डेट है, उसी को एग्ज़ाम होना है और उसकी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है आप लोगों को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी कवि ने ये कहा है कि यदि आपको कुछ करना है ना तो अच्छे से करो। तो एक किसी कवि ने कहा है कि अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगाजल निकलेगा, कोशिशें जारी रख, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा सा है चल निकलेगा, कोशिश कर
हल निकलेगा। तो इस तरीके से आप अपने जुनून ही तो है जो कुछ है, तो जुनून से काम करें आप। सक्सेस आपको लेनी है तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना है आप लोगों को। तो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।